हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो ये वीडियो DECE 3 के स्टूडेंट्स के लिए, इसमें मैं आपको DECE 3 के एग्जाम के लिए पूरा रिवीजन करवाऊंगी। इसमें सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने पहले बता रखे हैं पिछले वीडियो में DECE 3 के, वो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न इस एग्जाम में आए हुए हैं। और ये हमारा एग्जाम जो पेपर है ये दिसंबर 2021 का है। तो इसमें हम दिसंबर 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी इसके अंदर आ जाएंगे, उनकी तैयारी भी आप लोग कर पाएंगे। तो पहला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए कार्यक्रम चलाना क्यों आवश्यक है। यानी कि जो आपको मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाया था, प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है देखभाल है उसके अंदर अंतर्गत जो होता है ना अंतक्षेप क्यों आवश्यक है वो बताइए। तो वो भी इसका मतलब भी यही होगा, उसका आंसर जो है इसका आंसर भी वही होगा। दूसरा, किंडरगार्टन की अवधारणा का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है शाला पूर्व शिक्षा में ताराबाई मोदक के जो ताराबाई मोदक है उनके योगदान का वर्णन कीजिए। तो पहले प्रश्न का आंसर देखते हैं हम। पहले प्रश्न का प्रारंभिक जो विकास है उसमें अंतक्षेपों का तर्काधार, जो बाल देखभाल सेवाएं ना वो क्यों जरूरी होते हैं वो बताना है। प्रारंभिक बाल जो विकास है उसके दौरान अंतक्षेपों के तर्काधार क्या क्या है कि क्या जो प्रारंभिक बाल देखभाल सेवा केंद्र क्यों जरूरी होते हैं, क्योंकि गरीबी व इसके परिणाम स्वरूप होने वाले जो सामाजिक आर्थिक अभाव होते हैं उससे बच्चों के जो शुरू के जो निर्णायक वर्ष होते हैं ना बच्चों के विकास के लिए, उसमें बच्चा अभावग्रस्त जीवन जीता है। इसलिए अपनी पूर्ण क्षमता का विकास हो गया बच्चे कर नहीं पाते हैं। इसी के लिए क्या उनके परिवारों की स्त्रियां उनको भी बहुत ज़्यादा क्या काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए बाहर कमाने जाती है, तो बच्चों की देखभाल के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। इसलिए ये कार्यक्रम होता है ना चलाए जाते हैं। बच्चे जो होते हैं 6 से 8 वर्ष होते हैं उनके प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए क्या इनमें बच्चों का विकास तेज गति से होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि उनका शारीरिक विकास जो होता है ना, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक सारे विकास इसी टाइम पे होते हैं। अगर उनको सही प्रशिक्षण, पोषण, उत्प्रेरण है ना ये चीज़ें नहीं मिले तो इस वजह से क्या बच्चे ढंग से विकसित नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए बच्चों की हानि हो सकती है, जो कि बाद में हो सकता है बाद के वर्षों में उसकी भरपाई ना की जा सके। इसीलिए बच्चों को अनुकूल स्थितियाँ मिलनी चाहिए जो कि उसे प्रोत्साहित कर सके, क्योंकि इसी समय जो ये वर्ष होते हैं ना बच्चों के, उसमें बाद के वर्षों के लिए विकास की नींव रखी जाती है। नेक्स्ट क्या, बच्चों को प्यार व स्नेहपूर्ण देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चों का क्या अधिकार होता है ताकि बच्चे अपनी क्षमता विकसित करने का बच्चों को अवसर मिल सके। नेक्स्ट है कि इस बात के निरंतर प्रमाण मिले हैं कि बाल विकास अंतक्षेप का प्रभावशाली क्षेत्र होता है। इससे बच्चे के जो अभाव चक्र होता है बच्चे के जीवन का उसको तोड़ा जा सकता है। संपूर्ण विश्व में बाल विकास, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा कार्यक्रमों के द्वारा पता चला है कि बच्चों के विकास के ऊपर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट, इसकी क्या जरूरत है, क्यों क्या जो बाल देखभाल सेवा होते हैं इनकी जरूरत क्यों कि अच्छे से अच्छे परिवार में भी बच्चे होते हैं, बच्चों को वैसी प्रेरणपूर्ण क्रिया नहीं मिल पाती है, बच्चों की संगति भी नहीं मिल पाती है जो कि एक शालापुर केंद्र में मिलती है। मानो कि जैसे कोई बच्चा है तो अगर परिवार में एक बच्चा है तो क्या बच्चा बच्चों के साथ खेल नहीं पाएगा, और जो शालापुर केंद्र में जाएगा तो उसमें उसे बहुत सारे बच्चे खेलने के लिए मिलते हैं। तो बच्चा वहाँ पे क्या केंद्र में अपने दोस्तों के साथ मिलके खेलता है, अपनी बारी की प्रतीक्षा करता है, सामूहिक क्रियाकलाप करता है, बच्चों के साथ मिलके काम करता है। ये चीज़ें बच्चा केंद्र में ही सीख सकता है और उससे बच्चे का सामाजिक विकास होता है। सार्वभौमिक मूल्य, सहानुभूति व सद्भावना को समझते हैं बच्चे। कई परिवारों में इसकी जरूरत बहुत अधिक होती है, जैसे कि जो स्त्रियां होती हैं वो अपने लिए, जैसे स्त्रियों के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं, आजीविका वाले साधन हो गए, या फिर जो स्त्रियां होती हैं ना उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो उनमें भी क्या महिलाएं वहाँ पे जा सकती है। और अगर ये जो बाल देखभाल संगठन बनाए जाएंगे वहाँ पे भी अपने बच्चों को छोड़ सकती हैं। जैसे कि ग्रामीण योजनाओं में स्त्री काम करने व कौशल सीखने के लिए आते हैं, वहीं पे बाल देखभाल केंद्र जोड़ दें तो बच्चे व स्त्रियां दोनों को लाभ होगा। नेक्स्ट क्या है कि आज के समय में कोई भी देश सामाजिक न्याय, मानवाधिकारों व समानता की मूल्यों की अवहेलना नहीं कर सकता है। जैसे कि कोई देश है वो बच्चों के जो सामाजिक आर्थिक स्तर पर समानता का व्यवहार करता है, वो चीज़ हमें इस बात से पता चलती है कि वहाँ पे क्या बच्चों को शुरुआती जो प्रारंभिक शिक्षा मिल रही है, प्रारंभिक वर्षों में देखभाल शिक्षा के अवसर मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, इस बात से हमें पता लगाया जा सकता है कि सभी बच्चों को सामाजिक आर्थिक स्तर पर समानता मिलती है नहीं मिलती है। जैसे अगर किसी देश में, जैसे दक्षिण एशियाई देश हैं, उस संस्कृति में लड़कियों को थोड़ा सा निम्न माना जाता है लड़कों से, तो उनको जो अगर ये देखभाल संगठन चलाए जाएंगे, जो होता है ना बाल देखभाल संगठन चलाए जाएंगे, शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाएंगे, तो उनसे उन बच्चियों को लाभ होगा। नेक्स्ट है कि आजकल संयुक्त परिवार कम हो रहे हैं और अकेले माता पिता भी आजकल स्वयं बच्चे के साथ ही रहते हैं, ऐसे में अकेले ही रहते हैं। तो जो स्त्रियां होते हैं उन्हें भी कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, माता और पिता दोनों बाहर जाते हैं, तो बच्चों को अगर हम बाल देखभाल संगठन होंगे ना तो वहाँ पे बच्चे आराम से रह सकते हैं और माता पिता भी आराम से अपना काम कर सकते हैं।
प्रारंभिक वर्षों में बाल विकास में योगदान से बच्चे के वृद्धि उत्पादक वयस्क के रूप में होती है। घर पर बच्चे की देखभाल के लिए जो बड़े होते हैं वो बच्चे या जो बड़े या फिर जो वयस्क होते हैं वो अपना क्या खुद का काम पे भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अगर ये बाल देखभाल संगठन वगैरह रहेंगे, जो बच्चों की शिक्षा होती है वहाँ पे बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे और वो लोग भी अपना काम आराम से कर सकते हैं। बच्चों के प्रारंभिक देखभाल जो है उसमें किया गया योगदान व निवेश उसके जीवन के भावी जीवन पर दीर्घकालीन प्रभाव डालते हैं। सामाजिक न्याय, मानवाधिकारों व समानता के मूल्यों की अवहेलना नहीं की जा सकती है। बच्चों की प्रारंभिक देखभाल में किया गया योगदान व निवेश उसके जीवन के भावी जीवन पर दीर्घकालीन प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पे पहले का कै हो गया। अभी ख है कि हमें किंडरगार्टन की संकल्पना, तो किंडरगार्टन की संकल्पना जो होती है वो किंडरगार्टन की संकल्पना का योगदान जो हमें किसने दिया था, वो दिया था फ्रोबेल ने। फ्रोबेल ने बच्चों के लिए शिक्षा संबंधी प्रयास की समग्रता पर बल दिया। उनके अनुसार बच्चों की बुद्धि विकास एक आंतरिक शक्ति के द्वारा निर्देशित होती है। तो उनके अनुसार क्या बच्चे जो होते हैं वो अपनी निजी क्रिया, शिक्षा के जो अपनी निजी क्रिया है ना उसी से सीखते हैं। यानी कि शिक्षा का मुख्य जो होता है ना केंद्र या साधन होता है वो निजी क्रिया ही मानते हैं। तो उन्होंने जो फ्रोबेल है उन्होंने किंडरगार्टन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। किंडरगार्टन क्या है? किंडरगार्टन जो होता है वो जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बच्चों का बगीचा। फ्रोबेल के अनुसार बच्चे व पौधे होते हैं ना वो एक समान होते हैं, जैसे कि दोनों की वृद्धि और विकास में समानता होती है। जैसे कि बीज बोएंगे, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही पौधा बढ़ता है अंदर से, वैसे ही बच्चे के अंदर की मनोवृत्तियां, प्रवृत्तियां व मनोवेगों के अनुसार ही विकसित होता है। उन्होंने स्कूल की तुलना बगीचे से की है, अध्यापक की तुलना माली से की है, व बच्चों की तुलना कोमल पौधों से की है। उनके अनुसार बच्चे जो होते हैं वो जो किंडरगार्टन में बच्चे होते हैं ना वो क्या क्या कार्य करते हैं किंडरगार्टन या फिर जो बच्चों के लिए किंडरगार्टन में क्या क्या कार्य किए जाते हैं। बच्चों के लिए खेल क्रिया होती है जो कि बच्चों के स्वनिर्माण में सहायता करता है, उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, विभिन्न कार्यों का अभ्यास खासकर बागवानी करवाई जाती है जो कि बच्चों के चरित्र निर्माण में सहायता करती है। विशेष खेल गीत जो कि बच्चों के लिए सीखने की क्रिया को बढ़ाते हैं। विभिन्न सामग्रियों के उपयोग के द्वारा निर्माण कार्य किया जाता है। फ्रोबेल ने कहा है कि इसका जो मुख्य घटक होता है वो सृजनात्मकता है। इनकी पद्धति, दृष्टिकोण, नई खेल सामग्रियां सबसे अलग व नई थी। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षक को निष्क्रिय होकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि क्या है वो बच्चे के जो कार्य होते हैं उनको सावधानी पूर्वक निर्देशित करें। उनको सहानुभूति, समानुभूति, विनम्रता, सहयोग, बाहरी जो अनुशासन होता है ना वो समझाए शिक्षक। फ्रोबेल की किंडरगार्टन की संकल्पना आज भी मान्य है। यह उनका एक किंडरगार्टन या फिर जो बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है किंडरगार्टन इसका, फ्रोबेल का। तो ये ख हो गया पहले का। पहले प्रश्न का ग पार्ट था कि ताराबाई मोदक का प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के क्षेत्र में योगदान क्या है। जो ताराबाई मोदक थी, श्रीमती ताराबाई मोदक पद्म भूषण से सम्मानित थी। उन्होंने शालापुर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो ताराबाई मोदक थी वे राजकोट के एक महिला कॉलेज में प्रधानाचार्य थी। जब वे महान शिक्षाविद गीजूबाई बड़ेका से मिली और उसके बाद उनसे इतना प्रभावित हुई कि क्या उन्होंने अपने जो वहाँ पे वो प्रधानाध्यापिका थी ना तो वहाँ से उन्होंने रिजाइन कर दिया था, इस्तीफा दे दिया और बड़ेका जी के साथ ही काम करने लगी। फिर उन दोनों ने मिलकर बच्चों के लिए शालापुर शिक्षा के लिए प्रयास करने प्रारंभ कर दिए। और जो भारत है वहाँ में भारत में शालापुर शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। विद्यार्थी अध्यापक जो होते हैं उनके लिए अनिवार्य साहित्य निर्मित किया। अब यहाँ पर विद्यार्थी और अध्यापक नहीं है, इसमें विद्यार्थी अध्यापक यानी कि जो अध्यापक बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं जो विद्यार्थी, वहाँ पे उनके लिए अनिवार्य साहित्य निर्मित किया। और 1925 में पूर्व प्राथमिक अध्यापक जो होता है ना उनके लिए देश में पहला प्रशिक्षण कॉलेज भी प्रारंभ किया है। इसके प्रचार के लिए एक सोसाइटी भी उन्होंने स्थापना की, सोसाइटी की। उन्होंने उसका एक मासिक जनरल निकाला और अध्यापक होते हैं अभिभावकों उनके लिए शिक्षा सामग्री निकाली। उनके इस आंदोलन की आलोचना भी की गई कि यह सिर्फ जो आंदोलन है सिर्फ धनी लोगों के लिए ही बनाई गई नीति है। इस आलोचना को ताराबाई मोदक ने चुनौती के लिए लिया और 1931 में महाराष्ट्र के अमरावती में हरिजन बस्ती में भी एक बालवाड़ी खोल दी। 1936 में बंबई में उन्होंने शिशु विहार नाम से एक जो केंद्र था वो प्रारंभ किया, वो शुरू किया और उसमें 12 वर्ष तक कार्य किया। फिर 1957 में वे कोशाबाद के जनजातीय बच्चों के साथ काम करने लगी। बालवाड़ी की संकल्पना की प्रवर्तक ताराबाई मोदक थी। उन्होंने 2 प्रकार की बालवाड़ी की स्थापना की, एक केंद्रीय बालवाड़ी, दूसरा आंगनबाड़ी। केंद्रीय बालवाड़ी में क्या होता था कि जो बच्चे होते थे ना वे बच्चों को केंद्र में लाया जाता था और 5 घंटे बच्चों को केंद्र में ही रखा जाता था। और जो केंद्र होते थे वे शैक्षणिक खेल सामग्रियों से सुसज्जित रहते थे। और जो आंगनबाड़ियां थी दूसरी तरफ, आंगनबाड़ी किसी जो होता ना बड़े या माता पिता की निगरानी में ही, वहीं जो लोगों की झोपड़ियां थी ना उनके नजदीक या उनके आंगन में या पेड़ के नीचे
संचालित होती थी, इसलिए उन्हें आंगनबाड़ी कहा जाता था। ये जो आंगनबाड़ी होती है 1 या आधे घंटे की ही होती थी। स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियां जो होती थी उसी को खेल सामग्री की जगह इस्तेमाल किया जाता था आंगनबाड़ियों में। जो ताराबाई मोदक उन्होंने चारागाह जो स्कूल होते हैं उनकी संकल्पना को भी बनाया था, जिसमें जो बच्चे आंगनबाड़ी नहीं जा पाते थे तो क्या अध्यापक स्वयं उनको पढ़ाने के लिए चारागाह जाते थे। चारागाह में क्या बच्चे जो होते थे ना अपने माँ बाप के साथ अपने मवेशी चराने जाते थे, तो वो पढ़ने नहीं जा पाते थे, आंगनबाड़ी बालवाड़ी नहीं जा सकते थे, तो उनके लिए वो लोग वहां पे जाते थे, बच्चों को चारागाह स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते थे। कोशाबाद में उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र खोला, जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर अध्यापक विभिन्न गांवों में पढ़ाने के लिए जाते थे। कोशाबाद में उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र को बढ़ाया। शालापुर शिक्षा के क्षेत्र में ताराबाई मोदक का जो आंगनबाड़ी की संकल्पना है उसके लिए उनका महत्वपूर्ण योगदान है। आईसीडीसी की योजना में आंगनबाड़ी उन्हीं की देन है। तो ये ताराबाई मोदक का होता है ना, ताराबाई मोदक का स्थान हो गया, जो शालापुर शिक्षा है ना उसके अंदर उनका योगदान हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न दूसरे का क भाग है कि बच्चे की उन विशेषताओं और लक्षणों का वर्णन कीजिए जिसके कारण के आपको बच्चे में प्रमस्तिष्क घात होने की आशंका हो सकती है। नेक्स्ट है शालापुर केंद्र में मानसिक मंदता वाले बच्चे के लिए क्रियाओं की योजना बनाते उन्हें आयोजित करते समय शिक्षिका को जिन सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा उनका वर्णन कीजिए। यानी कि हमें ये बताना है कि जो प्रमस्तिष्क घात वाले बच्चे होते हैं ना उनके क्या विशेषता या लक्षण होते हैं, और जो मानसिक मंदता वाले बच्चे हैं उनके लिए क्रिया योजना बनाते समय किन चीजों का ध्यान में रखना होगा शिक्षिका को। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। पहला जो प्रश्न दूसरे का क्या है, प्रमस्तिष्क घात। प्रमस्तिष्क घात वाले बच्चे की क्या विशेषता है, तो पहले हम देखेंगे प्रमस्तिष्क घात क्या है। कि प्रमस्तिष्क घात का मतलब है सेरेब्रल पल्सी, यानी कि बच्चे का जो मस्तिष्क होता है उसके दोनों भाग के अंदर कोई ना कोई क्षति होती है, असमानता यानी कि कोई ना कोई कमी होती है जो कि शारीरिक गति के नियंत्रण को नष्ट कर देती है। ये सभी आरंभिक वर्षों में दृष्टिगत होने लगता है। प्रमस्तिष्क घात एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के मस्तिष्क को क्षति पहुंचने के कारण उसे पक्षाघात भी हो सकता है। शारीरिक अंगों में कमजोरी आ सकती है, स्थूल व सूक्ष्म क्रियात्मक गतिविधियों का समन्वय नहीं बन पाता, तो बच्चे को चलने पकड़ने में भी परेशानी होती है। यह रोग लगभग हर देश व हर किसी के तरह के हर प्रकार के परिवारों में पाया जाता है। प्रत्येक 300 में से एक बच्चा इसी रोग के साथ जन्मता है या बाद में इसका शिकार हो जाता है। बच्चे को अच्छा जीवन देने के लिए थेरेपी दी जाती है। विशेष शिक्षा, उच्च शिक्षा या जो उच्च व नवीन तकनीकें हैं ना उनका प्रयोग करके बच्चे के जीवन को थोड़ा सा जीवन में सुधार किया जा सकता है। इसके लिए ऐसे कई प्रकार हैं या फिर जो कई विशेषताएं होती हैं उस बच्चे की, जिससे हमें क्या बच्चे के अंदर जो समस्याएं दिखाई देती हैं उनसे हमें पता लग सकता है कि बच्चे में प्रमस्तिष्क घात की समस्या है। तो ये जो मानसिक मंदता, दृष्टि दोष, बोलने संबंधी दोष, बोलने संबंधी दोष क्या, प्रमस्तिष्क घात वाले बच्चे जो होते हैं उनमें 70% बच्चों में बोलने संबंधी दोष पाया जाता है। बच्चे को दोहरा पड़ेगा, स्वर्ण दोष होगा बच्चे में, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक विकार, शारीरिक अक्षमता, ये सारी चीजें के एक प्रमस्तिष्क घात वाले बच्चे की विशेषताएं होती हैं। यानी कि ये चीजें देख के हमें पता लग सकता है कि बच्चे को प्रमस्तिष्क घात की समस्या हो सकती है। एक और तो प्रमस्तिष्क घात में बच्चे की जो समस्या होती है इतनी कम हो जाती है कि पता ही नहीं चलता, वहीं दूसरी ओर इतनी गंभीर भी हो सकती है कि बच्चे को चलने या फिरने तक में कठिनाई हो सकती है। इसलिए प्रशिक्षण के लिए प्रयास जरूर किए जाए कि बच्चे को क्या इन चीजों के लिए प्रशिक्षित किया जाए, कम से कम चलने फिरने या फिर अपने आप से कुछ खाने के लिए। तो ये हमारा प्रमस्तिष्क घात हो गया। अभी मानसिक मंदता वाले जो बच्चे थे उनके लिए शिक्षक क्या प्रयास कर सकते हैं उसका आंसर देखेंगे। दूसरे का ख, जो मानसिक मंदता, मानसिक रूप से मंदबुद्धि बच्चे, अल्पबुद्धि, मानसिक अक्षमता आदि समान ही शब्द हैं, लेकिन क्या ये शब्द आजकल यूज नहीं किए जाते क्योंकि इससे बच्चे के कोमल मन के ऊपर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इनके लिए हम क्या स्पेशल या विशेष जो बच्चे होते हैं ना स्पेशल चाइल्ड शब्द यूज करते हैं। इस शब्द का अर्थ है कि वे बच्चे जिनका मानसिक बौद्धिक विकास अपनी उम्र के बच्चों की तुलना में धीरे होता है या फिर जिनकी बौद्धिक कार्यशीलता जो होती है ना वो सामान्य से कम होती है। घर पर प्रशिक्षण के बाद जो एक शालापुर संस्था है उसमें उनको सही से प्रशिक्षित करना जरूरी होता है। इसके लिए उनकी स्मरण शक्ति, एकाग्रता, व्यवहार, भाषा संबंधी क्षेत्र जो होता है उसमें कई प्रयास किए जाते हैं, कई कार्य करने होते हैं। जैसे कि स्मरण शक्ति के लिए क्या कर सकते हैं कि मानसिक जो अक्षम बच्चे होते हैं उनकी स्मरण शक्ति उनके अंदर होती है, लेकिन क्या उनको बार बार चीज याद दिलानी पड़ती है, अभ्यास के द्वारा याद करवानी पड़ती है, बहुत ज्यादा अभ्यास या प्रयास करना पड़ता है। जैसे कि सामान्य कविता की 4 लाइनें कुछ बार गाने पर ही बच्चों को याद हो जाएंगी, पर जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको थोड़ी कठिनाई होती है। तो उसके लिए क्या करें, ये कविता हो या रंग की पहचान हो, वर्गीकरण हो, नाम हो, कोई भी चीज हो, इसलिए ऐसे बच्चों के लिए क्या करें कि उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो भी उन्हें सिखाया, जो भी हम सिखाना चाह रहे हैं ना, बार बार दोहराएं और संकेतों के द्वारा उसे समझाना पड़ेगा जिससे कि उसे ध्यान देने में आसानी होगी। उसकी एकाग्रता, बच्चे जो होते हैं उनकी एकाग्रता यानी कि बच्चे नई चीजों को जल्दी आसानी से सीखते हैं क्योंकि वे कार्यों पर एकाग्र होकर
ध्यान देते हैं। वहीं जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं ना, वो इन चीज़ों पे ध्यान देने में उनको समस्या होती है, इसलिए वे कार्य को सीखने में थोड़ा सा उनको देर हो सकती है। जो बच्चा होता है वो जानबूझ के ऐसा नहीं करता, इसलिए क्या उसे प्यार से बैठाकर समझाना चाहिए और उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धैर्य नहीं खोना चाहिए, उसे बार बार एक चीज़ के बारे में समझाना चाहिए, जैसे कि बच्चों के समूह को कंकड़ जमा करने के लिए कहें, और जो स्पेशल बच्चा है ना उसके साथ जाकर उसकी सहायता करें, उसके पास बैठे। हो सकता है जैसे हम जो भी हम हट जाएं उसके पास से, तुरंत वो किसी और दूसरे काम में लग जाए या चीज़ों को दोबारा बिखरा दे, तो इसके लिए हमें धैर्य नहीं खोना है, बच्चे को बार बार समझाएं। भाषा के लिए क्या करें, ऐसे बच्चों की भाषा का विकास सामान्य बच्चों की तुलना में धीरे होता है, तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि ध्यान नहीं देंगे, ध्यान देने के अभाव में उनको समस्या हो सकती है। केंद्र में इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इन विशेष बच्चों को अकेला ना छोड़ा जाए, उसे भाषा संबंधी क्रियाओं में सम्मिलित करना चाहिए। उसके लिए गाना गाएं, गाना गाने, कहानी सुनाने, आपसी बातचीत आदि से क्या इन चीज़ों के बच्चे को भले समझ आए या ना आए, लेकिन उसके साथ ही क्रियाएं करते रहे, परंतु उनको इन क्रियाओं में शामिल जरूर करना चाहिए। बच्चे होते हैं, बच्चे जब बोलेंगे उससे पहले उनको सुनना समझना सीखते हैं, इसलिए उनके साथ निरंतर बातचीत करते रहें। जैसे अगर बच्चा इशारों में कुछ मांगे तो उसे सीधे ना दे, बल्कि कहें कि उसे बोलकर बताएं, कि जैसे बच्चे को पेन चाहिए, बच्चा हाथ करेगा कि पेन चाहिए, हाथ में पेन है, तो नहीं क्या चाहिए आपको, बोल के बताओ पेन, तो इस तरह से बच्चे को बोले, जैसे मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे खाना खाना है, उसे बार बार दोहराने के लिए, ताकि भाषा पर उसकी पकड़ हो। व्यवहार के लिए क्या कर सकते हैं, प्रत्येक बच्चे का व्यवहार अलग अलग होता है, और जो मानसिक क्षमता वाले बच्चे होते हैं ना, उनमें व्यवहार संबंधी समस्याएं थोड़ी ज़्यादा होती हैं। तो इन समस्याओं के लिए बच्चे क्या कर सकते हैं कि जो पालन करता होता है ना उसके रवैये पे भी निर्भर करती हैं। तो क्या करें कि जो बच्चा होता है उससे बच्चे पता करें कि जो पालन करता है उसका व्यवहार होता है ना वो कैसा है बच्चे के साथ, तो इस चीज़ का पता करें कि हो सकता है व्यवहार खराब हो। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो केंद्र है उसमें बच्चों को महसूस कराएं कि केंद्र में वह जो उसके घर पे माता पिता है ना उनसे उनको पूरा प्यार मिल रहा है, अपने आस उसके बच्चा होता है ना उसके आसपास समय गुजारें। बच्चों से ऐसी अपेक्षा रखें जिससे सिर्फ वो क्या पूरी कर पाए, ऐसा नहीं कि जो बच्चा कर ही नहीं सकता कहीं कि भाई ये करेगा, तो बच्चे को यह बताएं कि साथ की बच्चे जो बच्चा होता है बताने के साथ कि उसे क्या करना है, उस काम के साथ क्या उसके साथ भाग लेने करके भी दिखाएं उस क्रिया को, यानी उस क्रिया को समझाने में मदद करें। एक समय में बच्चे को एक ही चीज का प्रशिक्षण दें, अपने जो नियम होते हैं कठोरता से पालन करें, यानी बच्चे की जिद के कारण अपने जो होता है ना कि ना कहें, ऐसे किसी चीज के लिए ना कह रहे तो उसे हाँ ना कहें, या हाँ है तो ना कहें, यानी कि उसके सामने दृढ़ रहें। बच्चे को उसके गलत व्यवहार के परिणाम में दुष्प्रभाव के बारे में समझाएं। बच्चा अगर अनुपयुक्त व्यवहार कर रहा है तो उसे समझाए और वह अपने व्यवहार पर नियंत्रण करे तो उसकी प्रशंसा करे। इत्यादि कुछ प्रयासों द्वारा हम जो अल्पबुद्धि बच्चे होते हैं ना, मानसिक क्षमता वाले बच्चे होते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र में निम्नलिखित से निपटने में शिक्षिका की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी कि अगर आपके केंद्र में क्रोधावेश प्रदर्शित करने वाला बच्चा है या दूसरों की चीज चुराने वाला बच्चा है तो आप उनसे कैसे निपटेंगे। पहले हम देखेंगे केंद्र में क्रोधावेश वाला बच्चा। अगर केंद्र में बच्चा क्रोधावेश कर रहा है तो क्या करें, जो बच्चा होता है ना बच्चे को किसी भी चीज के लिए क्या वो जिद करने लग जाते हैं, क्रोधावेश में जमीन पे लेट जाते हैं, तो उनको नजरअंदाज कर दें, उनको चिल्लाने पकड़ने उनको ध्यान ना दें। बच्चा जब स्वयं से ये सब करके थक जाए तो उसे अपनी बारी की प्रतीक्षा करने दे, उसके बाद उसकी तारीफ करे, जैसे आप तो बहुत अच्छे बच्चे बन गए, अच्छा आपने तो बहुत अच्छा काम किया, तो बच्चे के साथ इस तरह से व्यवहार करें। अगर बच्चा क्रोध करने के बाद नाराजगी दर्शाए तो उसे एकांत में जाकर समझाएं, उसे सभी नियम मानने, उसे कहें कि सभी नियम मानने होंगे, जैसे कोई कहे कि जैसे सब बच्चे करते हैं ना वैसे उसे भी करना पड़ेगा, ये सब दृढ़ता पूर्वक बच्चे को कहें और प्यार से समझाएं। जब बच्चा ऐसा व्यवहार करे तो उसका अवलोकन करे ताकि क्या पता चले कि बच्चा ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। उसकी आवश्यकता और विकास के स्तर के आधार पर उसके व्यवहार को सुधारने का लक्ष्य बनाएं। इसके लिए एक अच्छी योजना बनाएं। गलत व्यवहार करने पे बच्चे को समझाएं और उचित व्यवहार करने पे बच्चों को क्या पुरस्कृत भी करें। जब बच्चे का क्रोधावेश कम हो जाए तो उसकी प्रशंसा करें, उसे क्या सामान्य बच्चे की तरह समझे, ऐसा ना कहे बात बात कि आपको तो बहुत गुस्सा था, बहुत बेकार बच्चों, ये इस तरह की बातें उसके साथ ना करें। तो ऐसे बच्चे के क्रोधावेश को थोड़ा सा नियंत्रित किया जा सकता है केंद्र में। नेक्स्ट, केंद्र में ऐसा बच्चा जैसे चोरी करने की आदत है तो क्या कर सकते हैं, छोटे बच्चों को चोरी की जो चोरी करते हैं ना उसमें क्या कई बच्चों को ऐसी आदत होती है, लेकिन जो छोटे बच्चों की आदत होती है चोरी करने की बड़े बच्चों से थोड़ी सी अलग होती है, जो बाद की जाने वाली चोरी से अलग होती है। इस समय बच्चे अपनी पसंद की मिठाई खिलौना बिना किसी की अनुमति के ले लेते हैं, जो कि धीरे धीरे उनकी आदत बन जाती है, क्योंकि इस समय बच्चों को अपनी या अन्य की चीजों में अंतर करना नहीं आता है, परंतु आगे जाकर यह आदत गंभीर रूप ले सकती है। आप अगर केंद्र में ऐसा बच्चा देखें तो उसका अवलोकन करें ताकि क्या चोरी के कारण का पता चल सके। चोरी अगर बच्चे की पकड़ी जाए तो उसको सबके सामने दंडित ना करें, सबके सामने शर्मिंदा ना करके, बल्कि एकांत में ले जाकर समझाएं। बच्चा जो होता है उनकी चीजों की पहचान करे, जब केंद्र में आए तो चीजें ले लें और जब जाए तो उसकी चीजें दे सकते हैं, या फिर केंद्र में आए तो देख ले उनकी क्या क्या चीजें, जाते टाइम चेक करें कि वो चीजें वापस बैग में खुद की हैं या किसी और की भी तो नहीं है।
और अगर किसी और की है तो अन्य बच्चे की तो उसे वापस कर ले, लेकिन ऐसा करते समय बच्चे को बुरा महसूस ना होने दें। यदि बच्चा या बच्ची जो किसी का खाना चुराती है तो परिवार से बात करे। हो सकता है ना कि शायद हो सकता है कि बच्ची को घर पे पेट भर खाना नहीं मिल रहा, इसलिए वो जो होता है ना चोरी कर रही है। बच्ची के परिवार के बारे में पता करें, उससे बात करें, इसके बारे में बात करें कि भाई बच्ची का ऐसा स्वभाव चोरी का क्यों है। शायद बच्ची खुद को असुरक्षित मानकर चोरी करती हो, अतः उसको प्यार, स्नेह, सकारात्मक अनुभव प्रदान करें। तो ये करने से बच्ची की चोरी करने की आदत में थोड़ा सा सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 4 है। 4 का क्या है कि 5 अवरोधकों का वर्णन कीजिए जो संचार प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं, यानी कि जो संचार है उसमें बाधा उत्पन्न करने वाले 5 अवरोधक को बताना है हमें। नेक्स्ट एक है अपने केंद्र में आने, जो केंद्र है उसमें आने बच्चे आ रहे हैं, उनके माता पिता को एक संदेश देना है कि बच्चे का अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए बच्चे को प्रतिरक्षी टीके लगवाने चाहिए। तो ये जो संदेश है इसके लिए संचार विधि या विधियों का पालन जो प्रयोग करेंगे वो बतानी है। नेक्स्ट इन जो विधि होती है इनकी पुष्टि भी करनी होती है। जो संचार उसको प्रभावी बनाने के लिए संचार सामग्री जो भी हम यूज करेंगे वो कौन सी करेंगे वो हमें बताना है। जो संचार होता है, प्रभावी संचार में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है। तो कुछ प्रेषक की तरफ से होती है, कुछ जैसे श्रोता होते हैं ना उनकी तरफ से होती है, कुछ प्राप्तकर्ता की तरफ से होती हैं। तो आपको कोई 5 जो होती है ना 5 समस्याएं लिखनी है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि भाषागत अवरोध होता है। संचार के लिए भाषा अनिवार्य माध्यम है। शाब्दिक अथवा अशाब्दिक दोनों ही प्रकार की जो भाषाएं होती हैं उनका संचार में प्रयोग किया जाता है, लेकिन भाषा अगर अस्पष्ट हुई, अधूरी हुई, असामयिक विविध अर्थ वाले शब्दों या संकेत का उसके अंदर यूज किया गया तो संचार में प्रमुख अवरोध उत्पन्न होता है। भाषागत जो विधाएं होती हैं उनको निम्न शीर्षकों में स्पष्ट किया जाता है कि अस्पष्ट पूर्वाधारणा या शब्द संकेतों के विविध अर्थ, ये सब लिए जाएंगे ना, तो इस वजह से भाषागत अवरोध हो सकते हैं हमारे प्रभावी संचार में। दूसरा क्या है, शब्द व वो संदेश होता है, संदेश संबंधी जो अवरोध हो सकता है कि हम जैसे संदेश जो चुन रहे हैं, हमने संदेश देना क्या चाह रहे हैं, हमें ये हमने ढंग से नहीं चुना, तो उससे भी जो हम जो भी संचार कर रहे हैं ना उसमें अवरोध उत्पन्न हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छे वक्ता होते हुए भी भाषा पर पूरा अधिकार नहीं होता, इसलिए हम संदेश अच्छी तरह से तैयार नहीं कर पाए, तो हमारा संदेश अस्पष्ट, अनेक अर्थपूर्ण या अपूर्ण हो जाता है। इससे भी प्राप्तकर्ता को संदेश समझने में कठिनाई होती है, इस वजह से वे ठीक से संदेश ग्रहण नहीं कर पाएंगे। दूसरी समस्या हो गई। तीसरी जो समस्या होती है वो माध्यम हमने क्या चुना है। तो माध्यम जितना अच्छा चुनेंगे हम उतना ही अच्छे से हमारे जो प्राप्त करता है उनको समझ आएगा, तो माध्यम भी उतना ही जरूरी होता है। संदेश को भेजने के लिए माध्यम का चुनाव जो होता है ना उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि संदेश का निर्माण। एक गलत माध्यम का चुनाव जो होता है वो उलझन या फिर भ्रम पैदा कर देता है। जैसे कि जब हम माँ या अभिभावकों को पौष्टिक खाना बनाने या घर पर स्वयं खिलौने बनाने के बारे में जानकारी देंगे तो क्या उसके लिए सिर्फ भाषण काम नहीं कर सकता, क्योंकि क्या हमें करके भी दिखाना है कि भाई ये कैसे होता है, ये चीज़ें करके भी दिखानी पड़ेंगी हमें। नेक्स्ट समस्याएं कुछ होती है जो प्राप्तकर्ता से, तो 3 समस्या ऊपर होगी, 1-2 इसमें से लिख देंगे प्राप्तकर्ताओं में से कि सोच में अंतर। जैसे कि सब लोग क्या अलग अलग सोच रखते हैं एक चीज के ऊपर, विभिन्न लोग एक ही बात या विचार को अलग अलग ढंग से देखते हैं। जैसे कि एक सक्रिय बच्चा होता है उसको जहाँ एक व्यक्ति ऊर्जावान समझ सकता है तो दूसरा उसे अनुशासनहीन, उदंडी बालक कह सकता है। तो प्रेषक व प्राप्तकर्ता के जो विचार होते हैं उनमें अंतर जो होता है, इस वजह से भी जो प्रभावी संचार होता है उसमें अवरोध या फिर बाधा उत्पन्न होती है। प्राप्तकर्ताओं में उत्प्रेरण की कमी व उनका रुचि न लेना। यदि प्राप्तकर्ता हमारी बात में रुचि नहीं ले रहा तो भी हमारे उनके ऊपर हमारे संदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये 5 समस्याएं होगी जो कि प्रभावी संचार होता है उसमें अवरोध उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट जो हमारा संदेश देना था बच्चों के टीकाकरण के लिए वो है कि हम ये संदेश के किसको देना चाहेंगे। हम अपने समुदाय के सभी लोगों को देना चाहेंगे, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, क्योंकि ये सबको जरूरत पड़ती है, सबके घर में बच्चे होते हैं। यह संदेश हम उन सभी को देना चाहेंगे जो बच्चों की देखभाल करते हैं, यानी कि हम यह संदेश अपने समुदाय में फैलाना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य सभी के लिए सर्वोपरि होना चाहिए। और इसके लिए लोग जो होते हैं उनको टीकाकरण की जानकारी जरूरी होता है देना। इससे बच्चों में होने वाली समस्याएं जो होती है ना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या बाल मृत्यु दर में कमी आ सकती है। समुदाय में प्रत्येक लोग या फिर जो परिवार के लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि बच्चे का जन्म लेते टीका लगाने के साथ साथ समय समय पर निर्धारित टीके जरूर लगवाने होते हैं। बच्चे की सुरक्षा व अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हैं। जब लोग इसके बारे में जानेंगे तो तभी क्या बच्चे के लिए टीकाकरण जो होता है ना उसके महत्व को भी समझेंगे। इस संदेश को देने के लिए हम विधि या कार्यनीति चुनेंगे हम महिला से महिला की कार्यनीति चुनेंगे, क्योंकि महिलाओं द्वारा हम अपने संदेश को बहुत तेजी के साथ फैला सकते हैं और आसानी से समुदाय में संदेश फैला सकते हैं, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं ना स्वभाव से मिलनसार मैत्रीपूर्ण होती हैं, इसलिए बात एक दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकती हैं।
यानी कि हम महिला से महिला की कार्यनीति अपनाएंगे इसके लिए। और ये संदेश देने के लिए महिला की बैठक आयोजित करेंगे, संचार के लिए व्याख्यान विधि है ना उसका प्रयोग भी करेंगे। और इसके लिए जो संचार सामग्री होगी हमें वो कौन सी लेनी है, संचार सामग्री के लिए हम फ्लैक्स बोर्ड बना सकते हैं, टीकाकरण के ऊपर बना सकते हैं ना कि एक उसमें बच्चा दिखा देंगे और कौन कौन से टीके जरूरी होते हैं वो बता देंगे, माँ या बच्चे की फोटो बना देंगे। इस तरह से हम चीज़ों का प्रयोग कर पाएंगे। इसके लिए हम चर्चा भी कर सकते हैं, बैठक जो होते हैं उसमें व्याख्यान द्वारा अच्छे से बच्चों को महिलाओं को अच्छे से समझा सकते हैं। इसलिए हम व्याख्यान विधि द्वारा महिलाओं को टीकाकरण का महत्व समझा सकते हैं। पहले हम महिलाओं को टीकाकरण के बारे में बताएंगे, उसके बाद यह संदेश उनको आस पड़ोस या फिर रिश्तेदारों को भी बताने को कहेंगे, क्योंकि महिलाएं ऐसे ही बैठक में आंगनबाड़ी महिला मंडलों में या इन बैठकों में खुलकर भाग लेती हैं। पहले उनको एक अच्छे वक्ता द्वारा संबोधित करके टीकाकरण की जानकारी और महत्व के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद वे कहेंगे कि उनसे वे अन्य लोगों को संदेश देंगे तो हमारा संदेश समुदाय तक फैलेगा। चूंकि व्याख्यान द्वारा एक बड़े समूह को आसानी से समझा सकते हैं, सूचना दे सकते हैं, इसलिए हमने इसको चुना है और कार्यनीति के रूप में महिला से महिला की कार्यनीति को चुना, जिसका कि स्वरूप निम्न है कि पहले हम महिलाओं को संदेश देंगे, फिर बाद में संदेश को अन्य लोगों में फैलाएंगे, फिर अन्य लोगों में फैलाने के बाद कि अन्य लोगों को भी संदेश मिलेगा और फिर वो संदेश और लोगों को जाएगा। संचार सामग्री का आप होता है ना फ्लैक्स बोर्ड बना सकते हैं, आप चार्ट का उपयोग कर सकते हैं, ये चीजें आप इसके अंदर बना सकते हैं। लिख देना कि चार्ट हम इसमें फ्लैक्स बोर्ड का प्रयोग करेंगे संचार सामग्री के रूप में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 5 की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा केंद्र के संदर्भ में उदाहरण देते हुए अच्छे पर्यवेक्षक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और मोबाइल क्रैश है उस क्षेत्र के कार्यक्रम के घटकों का वर्णन कीजिए, यानी कि बाल्यावस्था देखभाल होता है ना उसके अंतर्गत जो अच्छा पर्यवेक्षक होता है, पर्यवेक्षक की विशेषताएं बतानी है, और मोबाइल क्रैश होता है उसके काम क्या क्या है या फिर उसकी विशेषताएं क्या है वो बतानी है। तो अच्छा पर्यवेक्षक कौन होता है, फिर उसकी विशेषताएं क्या क्या है। पर्यवेक्षक क्या होता है, पर्यवेक्षक वह व्यक्ति होता है जो अपने अधीनस्थों और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करे, यानी कि सुपरविजन करे, सुपरवाइजर। वह उत्पादन को नियंत्रित करता है, संगठन की योजनाओं को समुचित रूप से कार्यान्वित करता है, वह कर्मचारियों को अनुशासित और निष्ठावान बनाने के प्रयास करता है ताकि क्या वो लोग अच्छे से श्रम करें, मेहनत करके कार्य करें। पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर की क्या क्या विशेषता है, तो निर्णय ले पाना। अच्छा पर्यवेक्षक जो होता है परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता है। जो कार्यकर्ता अनुशासनहीन होते हैं, सहयोग नहीं करते किसी का, तो उन्हें अनुशासित करने के लिए सही समय पर सही निर्णय लेने की जरूरत होती है, जो कि अच्छे एक सुपरवाइजर में होती है। पर्यवेक्षण में लचीलापन, सभी लोग अलग अलग होते हैं तो उनके व्यवहार और जो उनका काम होता है वो भी अलग अलग होगा, इसलिए अच्छा जो पर्यवेक्षक होता है वो अनुभव के साथ ऐसे लोगों के साथ बर्ताव करना सीख जाता है, जो कि व्यक्तिगत भिन्नताओं मतभेदों में समावेशन कर पाता है। नेक्स्ट जो उसके अंदर संप्रेषण संबंधी अच्छे कौशल होते हैं। अन्य लोगों से कार्य करवाने के लिए उनके साथ अच्छे से बात की जानी चाहिए। अच्छे पर्यवेक्षक में लिखित व मौखिक संप्रेषण की योग्यता होती है ताकि अपनी बात को अच्छे से लोगों तक या प्राप्तकर्ता तक पहुंचा सके वो लोग। ये लोग जिम्मेदारी लेने में तत्पर होते हैं। वैसे तो कार्य अधीनस्थ कर्मचारी करता है इनका, लेकिन निर्धारित कार्य की जिम्मेदारी एक अच्छे पर्यवेक्षक पर ही होती है। एक अच्छा पर्यवेक्षक अपने अधीन कार्यकर्ताओं के कार्य की और उसके स्वयं के जो अधीन जो कार्यकर्ता तो उनके कार्य की भी जिम्मेदारी लेते हैं और अपने काम की जिम्मेदारी लेने के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं। मानव व्यवहार संबंधी अंतर्दृष्टि, अन्य लोगों से कार्य करवाने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण कौशल की जरूरत होती है, जो कि होता है कार्य में कोई गलती या कमी रह जाए ना तो उसे खोजना व उसका समाधान करते हैं लोग। अतः अच्छा पर्यवेक्षक जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेता। जैसा कि कोई कार्यकर्ता उसने काम के लिए मना कर दिया तो वो ये नहीं कहेंगे कि भाई क्यों किया, बल्कि वो जानने के कारण करेंगे भाई ना कर रहे तो किस वजह से कर रहे हो, उसका समाधान खोजेंगे। फिर वो समानुभूति उत्पन्न करने की योग्यता, वे सभी के साथ समानुभूति के साथ काम करते हैं, उनको सब अच्छे से समझा जो होता है ना सबको अच्छे से समझाते हैं ताकि कभी उसको क्या सही काम ना हो तो उसको डांट भी सके, और अच्छा काम करे तो प्रशंसा कर दे तो लोग क्या उससे कहते हैं ना उसे डरे भी ना और उससे जले भी ना। ऐसा पर्यवेक्षक होता है तो उसमें समानुभूति उत्पन्न करने की योग्यता होती है। तो ये समानुभूति जो ये पर्यवेक्षक होता है उसकी विशेषताएं हो गई। नेक्स्ट मोबाइल क्रैश के प्रमुख घटक, कार्य या फिर विशेषताएं क्या है। मोबाइल क्रैश एक जो होता है ना स्वयंसेवी संस्था है। इसकी स्थापना सन 1965 में मीरा महादेव द्वारा एक भवन निर्माण में काम करने वाले जो मजदूर बच्चे होते हैं ना उनकी शिक्षा के लिए की गई थी। उन्होंने शिशुगृह व दिवस सेवा प्रदान करने के लिए किया था। यह दिल्ली, मुंबई, पुणे में 12 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, पूरक आहार, खेलकूद व शालापूर्व क्रियाओं का आयोजन करती है। ये केंद्र जो होते हैं वहां खोले जाते हैं जहाँ पे भवन निर्माण हो रहे होते हैं और स्थान जो होता है वो ठेकेदार दे देता है। तो इसमें क्या क्या होता है, केंद्र में बच्चों को नहलाना, स्वास्थ्य सेवा, पूरक आहार आदि की सुविधा दी जाती है। जो माएँ होती है केंद्र में आकर ही बच्चे को दूध पिला सकती हैं। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शालापूर्व केंद्र में या बालवाड़ी में भेजा जाता है। बच्चों को खेल के द्वारा सीखने के मौके दिए जाते हैं और खेल, कला व रचनात्मक कार्यों के लिए कम मूल्य व लागत की सामग्री भी स्वयं केंद्र में ही बना ली जाती है।
नृत्य, गीत, नाटक, खेल क्रियाएं बच्चे के लिए प्रतिदिन के कार्यक्रम का महत्वपूर्ण भाग होती हैं। नेक्स्ट, 6 से 12 वर्ष की जो आयु के बच्चे होते हैं उनका दाखिला वो लोग सरकारी स्कूल में करवा देते हैं। यहाँ माता पिता को भी बाल स्वास्थ्य, पोषण, परिवार नियोजन के बारे में शिक्षित किया जाता है। उसके लिए सभाएं आयोजित की जाती है। परिवार की भागीदारी बढ़ाने के लिए छुट्टी के दिन कैंप लगाया जाता है। प्रदर्शनी करना, त्योहार मनाना आदि कार्यक्रम भी किए जाते हैं। तो ये मोबाइल जो होता है ना क्रैश, उसके प्रमुख कार्य घटक हो गए या विशेषताएं हो गई। प्रश्न संख्या 6 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके संदर्भ में कार्यकर्ता या शिक्षिका होते हैं उनकी भूमिका। कार्यकर्ता क्या क्या कर सकती है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। उदाहरण देते हुए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के परिवार के सदस्यों की अभिवृत्ति के प्रभाव का वर्णन कीजिए। यानी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं तो उनके लिए कार्यकर्ता होती है ना, क्रैश कार्यकर्ता, वो क्या क्या कर सकती है, और जो उन बच्चे होते हैं उनके परिवार के सदस्यों की अभिवृत्तियां कौन कौन सी होती हैं वो बतानी है, और उससे बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है। शाला पूर्व शिक्षा में क्या बच्चों के साथ काम करते समय अगर बच्चे जो विशेष बच्चे हैं उनके लिए शिक्षक की क्या भूमिका होती है। वैसे तो विशेष बच्चे केंद्र में बच्चों के साथ खेलते हुए ही सीखते हैं, परंतु यह ध्यान रखना है कि इन बच्चों की जरूरतें पूरी की जा रही है नहीं। ये काम क्या शिक्षिका होती है ना, उन्हीं का होता है या शिक्षक का होता है, क्योंकि इन बच्चों की देखभाल संवेदनशीलता, मैत्रीपूर्ण, पेशेवर लोगों के द्वारा की जाती है, तो उनके सीखने की प्रक्रिया थोड़ी आनंददायक बन जाती है। केंद्र में कार्यकर्ता निम्न चीजों को ध्यान में रखकर विशेष बच्चों के साथ काम कर सकती है कि उनके स्मृति कौशल को बढ़ाने के लिए, कार्य पर ध्यान दे पाने की क्षमता, भाषा के ऊपर उनका कार्य कर सकती है, और बच्चे के जो व्यवहार होते हैं ना उसके लिए भी वो प्रयास कर सकती है। नेक्स्ट, जो माता पिता होते हैं, विशेष बच्चे के माता पिता होते हैं, उनकी जो कैसी प्रवृत्तियां होती हैं कि बच्चे के ऊपर उसका फिर कैसा प्रभाव पड़ता है। एक होता है असहयोगी अभिवृत्ति वाले माता पिता। ये प्रवृत्ति वाले माता पिता होते हैं ना, ज़्यादा सहयोग नहीं देते हैं, तो जैसे हम अगर बैठक में बुलाएं तो आएंगे नहीं, और कुछ खास योगदान भी नहीं देते। वो इसलिए होता है कि क्या ऐसे माता पिता बच्चे की परवाह नहीं करते हैं, तो इसलिए असहयोग करते हैं। कोई भी उनके लिए कोई भी हम केंद्र में बुला रहे हैं ना तो उनमें रुचि भी नहीं दिखाते, या फिर इसलिए असहयोग का कारण होता है कि दैनिक जीवन यापन में क्या उनके ऊपर इतना काम रहता है, यानी कि उनका खुद का काम इतना रहता है कि वो बच्चों के लिए क्या आ नहीं सकते केंद्र में। या फिर माता पिता भी वास्तविकता को नकारने की स्थिति में होते हैं, इसलिए उन्होंने अभी तक यह स्वीकार नहीं किया कि उनके बच्चे के साथ कोई समस्या है। तो इस वजह से क्या बच्चे बच्चों के साथ वो असहयोग दिखाते हैं। ये असहयोगी प्रवृत्ति के माता पिता होते हैं। माता पिता की रुचि जागृत कराने का तरीका हो सकता है कि माता पिता से जाकर घर में मिले ना। ऐसे बच्चों से क्या, अगर ऐसी अभिवृत्ति रहती है ना बच्चों की, तो बच्चों के लिए सही नहीं रहता। इससे क्या, हम केंद्र में अध्यापक जो होते हैं उनको भी नहीं पता चल पाएगा कि बच्चे की क्या समस्या है, क्योंकि माता पिता सहयोग ही नहीं दे रहे, बच्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं ना, और बच्चों को भी शायद वो इससे कोई फायदा नहीं होगा। प्रतिकूल अभिवृत्ति वाले जो माता पिता होते हैं, तो ऐसे माता पिता होते हैं वे अपना क्रोध खुद पे, अध्यापक पर, स्कूल पर, या अन्य जो होते हैं ना बच्चों के जो मित्र वगैरह होते हैं उनके ऊपर, या फिर जो बच्चा होता है अपना विशिष्ट, उसी के ऊपर अभिव्यक्त कर देते हैं। इस वजह से क्या है, बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे भी गुस्सा होता है, बच्चों को खुद भी मन में बैठ जाता है कि शायद माता पिता का ये व्यवहार है ना मेरी वजह से, शायद मुझ में ही कोई कमी है। कई बार तो माता पिता जो अध्यापक को ही कह देते हैं कि उनके बच्चों को ठीक से देखभाल नहीं हो पा रही है। इनके साथ हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि माता पिता जब क्रोध करें तो उनके ऊपर क्रोधित ना हो, उनको शांत रहने के लिए कहें, उनसे बात करें कि है ना, हो सकता है आपका बच्चा इस चीज़ से नहीं तो दूसरी चीज़ से सीख जाए। तो लेकिन क्या ऐसे माता पिता जो प्रतिकूल अभिवृत्ति वाले, तो वो भी बच्चे के ऊपर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। एक होते हैं आश्रित माता पिता। कुछ माता पिता आश्रित प्रवृत्ति के होते हैं, वे कभी भी अपने फैसले खुद नहीं ले पाते। वे हर बार अपने बच्चे के विषय में कोई फैसला, उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए क्या पहले बाल देखभाल केंद्र के कार्यकर्ता पर ही आश्रित होते हैं। ये चीज भी क्या सही नहीं है। ऐसी अभिवृत्ति वाले माता पिता होते हैं ना, उनके बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि वो खुद अपने बच्चे के लिए निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो बच्चा भी क्या है, कोई चीज सीखने से पहले क्या बच्चे के अंदर खुद डर रहेगा। जो माता पिता खुद ही ढंग से निर्णय नहीं ले पा रहे, दूसरों के ऊपर आश्रित है, वो अपने बच्चे को क्या सिखाएंगे। तो आश्रित माता पिता वाली अभिवृत्ति है, ये भी बच्चे के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालती है। एक पूर्णतावादी माता पिता होते हैं। कुछ माता पिता पूर्णतावादी प्रवृत्ति के भी होते हैं। वे हर चीजों में अपने बच्चे से सर्वोत्तम की अपेक्षा करते हैं। यदि कोई कार्य सर्वोत्तम स्तर की अपेक्षा या उससे थोड़ा नीचे निम्न स्तर का होता है तो नाराज हो जाते हैं। उनकी यह सर्वोच्च की अपेक्षा उसकी प्रत्येक गतिविधि में परिलक्षित होती है। तो ये अभिवृत्ति होती है, ये भी बच्चों के लिए खराब होती है, क्योंकि ऐसा व्यवहार विशिष्ट बच्चे पर दबाव डालता है। बच्चे का सर्वोत्तम प्रदर्शन होता है, उसके लिए उसे बाध्य किया जाता है, जो कि सही नहीं है। उसकी जो क्षमताएं होती हैं वो उतनी हो नहीं पाती, उतनी होती नहीं है, लेकिन वो लोग उतने की उम्मीद रखते हैं। तो ये चीज़ भी इससे बच्चे निराश विफल महसूस कर सकते हैं और बच्चे क्या निराशा में रहने लगते हैं। तो ये चीज़ भी सही नहीं है। तो ये प्रवृत्तियां वाले बच्चे ना बच्चों के ऊपर क्या बुरा प्रभाव डालती है। ऐसे प्रश्न संख्या 7 है। 7 का क्या है, ICDS कार्यक्रम की चुनौतियां बतानी है। दृष्टि दोष वाला बच्चा उसकी भाषा उपार्जित करने में कैसे मदद कर सकता है केंद्र में। महिला से महिला की कार्यनीति और विशेष शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 7 का क्या है, ICDS कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आने वाली 5
समस्याएं या फिर इसके कार्यक्रम में आने वाली चुनौतियां कौन कौन सी हैं। लोग क्या इसे एक सरकारी कार्यक्रम समझते हैं, तो इस ये मैं मेन पॉइंट बता रही हूँ, इसमें आप थोड़ा सा आपकी बुक में से देख के लिख दीजिएगा कि सरकारी कार्यक्रम, जैसे इसमें आपको देखने की भी क्या कोई जरूरत नहीं है, आप वैसे ही देख के समझ जाएंगे कि सरकारी कार्यक्रम समझते हैं, यानी कि सरकारी कार्यक्रम है तो इसको समझते हैं कि बच्चों को क्या इतना विकास नहीं हो पाता, बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होता है उनका निम्न शैक्षिक स्तर होता है, यानी कि क्या बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं होते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, तो इस वजह से बच्चों को भी क्या पढ़ाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों में अपर्याप्त होता है ना, स्थान कम होता है वहाँ पे। आंगनबाड़ी के कार्यों से ज़्यादा रिकॉर्ड और रजिस्टरों की जांच पर अधिक बल दिया जाता है, यानी कि जो काम पे, बच्चों के विकास पे, इन पे ध्यान कम दिया जाएगा। जो रजिस्टर होते हैं ना, उनको भरने पे, खाना पूर्ति पे ज़्यादा बल दिया जाता है। वहाँ पे क्रियाएं आयोजित करने के लिए अपर्याप्त सामग्री होती है, यानी कि जैसे कि वहाँ ऊपर पड़ा ना सरकारी कार्यक्रम है, तो ऐसा क्या विशेष बल दिया नहीं जाता इन सामग्री वगैरह, पर्याप्त जो चीज़ें होती है ना बच्चों के विकास के लिए, उनके ऊपर ज़्यादा बल दिया नहीं जाता। तो ये कुछ समस्याएं होते हैं ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली चुनौतियां होती हैं, तो इनको थोड़ा आप डिटेल में लिख दीजिएगा। ख वाला था वो लास्ट में आंसर आएगा। अभी गया है कि महिला से महिला की कार्यनीति क्या होती है। महिला से महिला है, लड़की से लड़की की कार्यनीति। महिला से महिला कार्यनीति होती है कि महिला जो होती है बच्चों में सही मूल्य विवृत्तियां विकसित करने के लिए एक महिला या लड़की की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसको महिलाएं जो होती है उनको समझाना आसान होता है, क्योंकि इनके लिए पूरा परिवार, अपनों का कल्याण सर्वोपरि होता है, क्योंकि इनकी क्या जो इन चीज़ों की जिम्मेदारी महिला के ऊपर ही होती है। कई महिलाओं में नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं, जिसके द्वारा क्या वो अन्य स्त्रियों लड़कियों को का नेतृत्व कर उन्हें प्रेरित कर सकती हैं। महिलाएं व लड़कियां जो होती है मुख्य रूप से महत्वपूर्ण व्यवहार दर्शाते हैं, इसलिए इनके द्वारा सूचना जो दी जानी है ना, वो पड़ोसी रिश्तेदारों या फिर अड़ोस पड़ोस में बहुत आनंद फानन से, बहुत तेजी से प्रदान की जा सकती है। ये जो महिला से महिला की कार्यनीति होती है ना, इसके जो चरण होते हैं किस तरह से होती है, तो इसमें क्या पहले नेतृत्व करने वाली महिला या लड़की को ढूंढा जाता है, पता लगाया जाता है। जो संदेश देना है, फैलाना है, हमें उसका निर्णय लिया जाता है कि भाई कौन सा संदेश लेना है। फिर संदेश संप्रेषित करने का तरीका चुना जाएगा। मौखिक रूप से महिला के संदेश को अनेक लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यनीति की जाएगी। फिर उसके लिए लड़की से लड़की या महिला से महिला को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए जानकारी अन्य लोगों के साथ बांटी जाएंगी, जिसकी क्या उनको जरूरत होती है। तो ये महिला से महिला की कार्यनीति है। नेक्स्ट, विशेष शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या है। विशेष शिक्षा यानी कि जो स्पेशल बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है उनके लिए शिक्षा है, वो भी विशेष कहलाती है। विशेष शिक्षा की पहली विशेषता है कि विशेष बच्चे के लिए शिक्षण कार्यक्रम उसकी व्यक्तिगत योग्यताओं पर आधारित होना चाहिए। शिक्षण व शिक्षा नीति का व्यक्तिकरण करना चाहिए। विशेष शिक्षा की दूसरी विशेषता यह है कि हमें सीखने के कार्य को ध्यानपूर्वक क्रमबद्ध करना होगा, ताकि हम उन शिक्षण कार्यों से शुरू कर सके जो कि क्या बालिका कर सकती है, यानी कि जो बच्चा कर सकता है छोटे छोटे काम, वही बच्चे को सिखाएं, ताकि धीरे धीरे उसे वह सिखाएं जो कि ज्यादा, पहले बच्चे को वो सिखाएं जो सरल है, फिर उसके बाद कठिन चीजें सिखाएं। एक विशेष बालिका को कुछ सिखाने में अंतर यह होगा कि हमें सिखाने की क्रिया को बार बार दोहराना पड़ेगा, यानी कि बच्चे को सिखाने के लिए बार बार चीजें दोहरानी पड़ेंगी, बच्चे को काफी लंबे समय तक अभ्यास कराना पड़ेगा, तो बच्ची सीखेगी। बच्चे जब कुछ सीखते हैं तो प्राय अभिभावक उन्हें पारितोषिक यानी कि इनाम देते हैं, पर क्या विशेष बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना है। विशेष जब बच्चे कुछ सीखते हैं तो अभिभावक प्राय उन्हें पारितोषिक देते हैं, लेकिन क्या क्या कहा जाता है कि उन्हें हर बार इनाम ना दे। लेकिन जो स्पेशल बच्चे होते हैं, विशेष चाइल्ड होते हैं, उनके लिए देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि क्या इन बच्चों को बहुत टाइम लगता है चीजें सीखने में, करने में, तो उनको क्या अपने ऊपर विश्वास के लिए कुछ ना कुछ पारितोषिक, जैसे जरूरी नहीं कुछ चीजें दे, उसने कार्य किया तो उन्हें स्टार के बैच बना लिए, इस टाइप से पारितोषिक दे दिया जाए, जरूरी नहीं हर बार टॉफी चॉकलेट दे, इस तरह से उन्हें तत्काल पारितोषिक देना जरूरी हो जाता है, जिससे क्या विशेष शिक्षा देते टाइम बच्चा आराम से सीखता है, विशेष बच्चा। तो ये कुछ विशेष शिक्षा की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट था जो हमारा 7वें कक्षा था कि जो दृष्टि दोष है बच्चे को, तो उसके लिए उसकी भाषा के विकास के लिए क्या कर सकते हैं। दृष्टिबाधिता में भाषा का दोष नहीं होता, क्योंकि बच्चे सुन सकते हैं, तो बोलना सुनना भाषा के मुख्य कौशल मान जाते हैं। भाषा सीखने के लिए बच्चे क्या उत्साहित रहते हैं। बच्चे में जो होता है ना, बच्चे में दृष्टि दोष होता है तो उनमें संप्रेक्षण क्षमता होती है ना, सक्षमता होती है। दृष्टिगत जो बच्चे होते हैं, जो दृष्टि दोष वाले बच्चे होते हैं, अगर उनमें कम समस्या है, देखने की समस्या, यानी कि उनको क्षतिग्रस्त, यानी किसी वजह से उनको दिखाई नहीं देता, ऐसे बच्चे को बोलना सिखाने के लिए पहले हम बात करें तो उस अपने जो मुंह के ऊपर या फिर चेहरे के ऊपर बच्चे का हाथ रखें, तो उससे बच्चे को महसूस होगा कि हम बोल रहे, तो हमारे होठ मुंह जब बड़ा कैसे हिलता है, हमारे नाक मुंह से कैसे हवा निकल रही है। बच्चे से कहें कि वह अपने मुंह पर हाथ रखकर ठीक उसी प्रकार अपने गाल मुंह या क्या इस तरह से हिलाए,
तो उससे क्या बच्चे को महसूस होगा उन शब्द को दोहराते हुए। इस प्रकार उसे हम अपने द्वारा बोले गए शब्द को दोहराने के लिए कहें। जैसे पहले कुछ महीनों में बच्चा शब्द नहीं बोल पाएगा, पर बाद में धीरे धीरे बच्चा सीख जाएगा। चूंकि बच्चा जो है वस्तु देख नहीं सकता, इसलिए वह बिना मदद के उसके नाम नहीं सीख सकता। इसलिए हो सकता है कुछ शब्द जानता हो लेकिन उसका अर्थ पता ना हो। इसलिए बच्चे को शब्द अर्थ समझाने के लिए जब भी बच्चा किसी वस्तु को छुए तो उस वस्तु का नाम उसे अवश्य ही बताएं। बच्चे को वस्तु को छूकर उसके बारे में जानने व उनके नाम दोहराने के लिए प्रेरित करें। यदि बच्चे को ऐसा अनुभव नियमित मिलेगा तो वह वस्तु के नाम सीख जाएगा। बच्चे को संकेत, हाव भाव, भावनाओं, इन चीज़ों से दर्शाने के लिए भी कोई बच्चे को चीज़ें बताएं, ये चीज़ें हम सिखाएं। जैसे कोई खतरा महसूस कर रहे हो तो कैसा महसूस कर रहे हो, खुश हो तो कैसी आवाज़ें निकालते हो, वो सब आवाज़ें बच्चे को बताएं। बच्चे को यह आभास कराने के लिए कि हम उनसे बात कर रहे हैं, हमेशा उनका पहले क्या उनका नाम पुकारें, ताकि उन्हें महसूस हो कि हाँ हम उन्हीं से बात कर रहे हैं। जैसे बच्चों को सिखाने के लिए किसी वाक्य विशेष के साथ हाव भाव कैसे प्रस्तुत करना होता है, उसे हमारे शरीर व मुख को स्पर्श करने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि वह जानने लगे कि बोली व हाव भाव में कैसे तालमेल बैठता है। अगर बाजार जाएं, बच्चे के साथ रिश्तेदारों से मिलने जाएं, बच्चे को अपने साथ लेके जाएं और रास्ते में कोई भी चीज़ क्या दिख रही है या फिर कोई भी चीज़ घट रही है तो उसके बारे में बच्चे से बातचीत करते जाएं, तो क्या ऐसे दृष्टि दोष वाले बच्चे का भाषाई विकास धीरे 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 होता रहेगा। बच्चा होता है तो उसके ऊपर क्या किसी भी चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा जरूर होता है, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या दृष्टि दोष है तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। तो ये दृष्टि दोष वाले बच्चे के लिए बच्चे की भाषा सीखने के लिए कुछ प्रयास किए जाते हैं। DEC 3 का पूरा पेपर कवर होता है यहाँ पे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।